जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चल रहा है ना, उसका डे 53 है, जो कि आपको सर के द्वारा यहाँ पे कवर अप करवाया गया है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि आपको हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट को यहाँ पे कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके जितने भी PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। यहाँ से देखिए आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बोला गया है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्व में आपका सबसे पहले यहाँ पर अंग आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मगध आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे काशी भी कौशल और भी मत्स्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात अगर हम लोग महाजनपद की करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि महाजनपद का जो वर्णन है ना, ये पहला नंबर तो ये टोटल 16 महाजनपद है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म और साथ ही साथ पाणिनि का ऐसा कौन सा बुक है जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे बुक का आप लोग बताइएगा, जिससे कि आपका भी ये रिवीजन हो जाए। यहाँ पे देखिए 16 महाजनपद है, 16 में से 2 जो महाजनपद है ना, ये भारत से बाहर थे। एक आपका कंबोज हो जाएगा, दूसरा आपका गंधार हो जाएगा। कंबोज की राजधानी ध्यान रखिएगा वो हाटक हो जाएगा, वहीं पे गंधार की राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगा। बाकी का जो 14 आपका महाजनपद था ना, वो आपका भारत में देखने को मिलता है। यहाँ से आपको 8 जो महाजनपद है ना, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपको 3 महाजनपद देखने को मिलता है। एक आपका अंग हो जाएगा, अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। दूसरा आपका मगध हो जाएगा, जिसकी राजधानी आपका राजगीर हो जाएगा। और तीसरा आपका बज्जी हो जाएगा, जिसकी राजधानी आपका वैशाली हो जाएगा। वैसे विश्व का पहला गणतंत्र साम्राज्य कहीं पर स्थापित हुआ था तो ये आपका वैशाली में ही हुआ था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। एक आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में आपका सबसे दक्षिण वाला महाजनपद अवस्थित है, जिसको हम लोग असमक कहते हैं। ठीक है। एक आपका मध्य प्रदेश में अवंती हो जाएगा, जिसकी राजधानी उज्जैना थी। और उसके बाद एक आपका हो जाएगा राजस्थान का मत्स्य हो जाएगा। तो ये सारे के सारे महाजनपद से संबंधित है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए मैसूर रियासत के बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन है कि हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पे होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ये देखिए ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि टिप्पू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि टिप्पू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डच्चों की सहायता ली थी। ये देखिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए टिप्पू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एक शेर को मारा था। ठीक है। तो उसके बाद ही इनको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्होंने टिप्पू सुल्तान ने डचों के साथ इन्होंने दोस्ती नहीं की थी, बल्कि इनकी दोस्ती फ्रांसीसी की थी, फ्रांसीसी के साथ था। और फ्रांसीसियों की हेल्प से ही उन्होंने सेना को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मॉडर्न बनाया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैसूर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किया गया था हैदर अली के द्वारा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 होता है। तो ये चारों का चारों युद्ध कब होता है, कौन से डेट में होता है और कौन सी संधि के द्वारा यहाँ पे ये समाप्त होता है। वैसे ध्यान रखिएगा जो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799, इसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो चारों का चारों आप लोग आंग्ल मैसूर युद्ध बताइएगा, उसका नेतृत्व बताइएगा और उसका डेट बताइएगा और संधि बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही पूछा गया ना, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला था, और क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 1857 की जब क्रांति होती है, आपको पता होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति होती है, जिसकी पहली घटना थी दिल्ली जाना। यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो बहुत सारे क्षेत्र में हुआ था। तो वहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे कि विरजिस कादिर की बात करते हैं, आपका लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी लखनऊ, या फिर अवध हो जाए, यहाँ पे बेगम हजरत महल कर रही थी। इन्हीं का एक नाबालिग बेटा था जिनका नाम था विरजिस कादिर। तो यहाँ पे लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और झांसी में ही रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था हुरोज के द्वारा, और यहीं पे वो शहीद हो जाती हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि रानी अवंतीबाई लोधी, ये कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कानपुर से जो है वो नाना साहब के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। वहीं पे रानी अगर अवंतीबाई लोधी की बात करते हैं तो इन्होंने नेतृत्व किया था। ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश से।
चौथा यहाँ पे कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह इन्होंने बिहार, देखिए कुंवर सिंह जो है ना इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था, बिहार के जगदीशपुर से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाँचवा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो इन्होंने नेतृत्व किया था फैजाबाद से, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, तो 1, 2 और 5 हो जाएगा। तो 1, 2 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में किए जाते हैं इस टॉपिक से, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया था। देखिए कलकत्ता की जगह जो है ना वो दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था, आपका दिल्ली दरबार होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, उसके बाद जो है ना बंगाल 2 भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद जब 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ होती है, तो जब ये भारत आते हैं ना तो भारत में इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका विरोध किया जाता है। उसके बाद इन्हीं के स्वागत के अवसर पे दिल्ली का तीसरा दरबार लगाया जाता है आपका दिसंबर 1911 में, जहाँ पे निर्णय लिया जाता है कि हम लोग बंगाल विभाजन को यहाँ पे समाप्त करेंगे और बंगाल को एक अलग प्रांत के रूप में यहाँ पे स्वायत्ता दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करने की बात भी इसी बैठक में यहाँ पे किया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो देखिए रानी विक्टोरिया को भारत सामग्री घोषित, ये गलत हो जाएगा। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड के राजा बनाने के समारोह में, तो ये देखिए ये आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बंगाल के विभाजन की घोषणा, ये सब नहीं हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। और यहाँ से ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जॉर्ज पंचम आते हैं भारत में तो दिल्ली दरबार तो लगता ही लगता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया नामक जो इमारत है ना उसका भी निर्माण इन्हीं की यादों में किया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए बंगाल विभाजन के बारे में सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल भारत भाग उड़ीसा में मिला था, ये देखिए गलत हो जाएगा आपका। देखिए बंगाल का जब विभाजन होता है ना तो बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा जाता है, एक तो आपका पूर्वी हो जाएगा, एक आपका पश्चिमी हो जाएगा। पूर्वी जो था ये इसकी राजधानी आपका ढाका हो जाएगा, ये आपका मुस्लिम बहुल इलाका था। वहीं पे पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं जिसकी राजधानी आपका कलकत्ता था, और यहाँ पे हिंदू बहुल इलाका था। तो 2 भागों में जो है वो बंगाल को यहाँ पे बांट दिया गया था, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टाओं में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन जो है ना ये आपका घोषणा कर दिया जाता है कर्जन के द्वारा 1905 में, ठीक है, जुलाई 1905 में। उसके बाद फिर जाके 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि इसी के अब यहाँ पे कलकत्ता के टाउन हॉल में यहाँ पे एस एन बनर्जी के द्वारा इसका ये नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम लोग बहिष्कार या फिर बंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया। बाद में इसी आंदोलन को जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था ना वहाँ पे इसको वंदे भारत के नाम से इसको जाना गया था। बाद में 16 अक्टूबर 1905 में जाके बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है, जहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शोक दिवस के रूप में मनाया था, और रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे ना उनके कहने पे उन्होंने यहाँ पे राखी दिवस के रूप में भी मनाया था। तो बंगाल विभाजन से आपको इतने सारे फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है मुस्लिम लीग के संदर्भ में। पहला कथन है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग की थी, तो ये भी देखिए ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना आपका होता है 1906 में। जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना उन्होंने बंगाल विभाजन को सपोर्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है उसमें सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था, इनका समर्थन करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे एक तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कहा गया था कि यहाँ पे निर्वाचन की मांग किया गया था, देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1908 का अमृतसर का अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, जहाँ पे उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, और बाद में इसी पृथक निर्वाचन को 1909 में यहाँ पे एक अधिनियम आता है जिसके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं पे लखनऊ समझौते की बात करते हैं जो कि आपका 1916 में होता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होता है, और इनके बीच में यहाँ पे सुलह होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन हो गया था ना 1907 में, वो लोग भी जाके 1916 के लखनऊ समझौता में ही मिलते हैं। 1916 के लखनऊ समझौता से ध्यान रखिएगा कि यहीं पे राजकुमार जो शुक्ल थे ना उन्होंने गांधी जी के साथ मुलाकात किया था, उन्होंने चंपारण की जो भी मुद्दे थे ना उनको इन्होंने यहाँ पे बताया था, तो आप लोग इससे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, तो आपका 1, 2 और 3 मतलब तीनों का तीनों आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे घटना है, यहाँ पे इसका समय है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1905 में। 9 जनवरी 1905 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को यहाँ पे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में प्रवासी दिवस मनाया गया है 2025 का, ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चलता है। तीसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को मनाने के लिए आह्वान किया गया था। तो ये लिंग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ना, ये मनाने का निर्णय लिया गया था 16 अगस्त 1946 को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1931 का जो कांग्रेस का अध्यक्ष था है ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ पे होता है। यहीं पे सबसे पहले बार उन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की थी, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रपति राजगोपालाचार्य थे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे 1947 में जब भारत आज़ाद होता है ना, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहा करते थे जेपी कृपलानी, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौलाना आजाद जिन्ना के दृष्ट सिद्धांत के समर्थक थे, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना थे ना, उन्होंने 1940 का जो अधिवेशन होता है ना, वहाँ पे सबसे पहले बार उन्होंने द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत को वहाँ पे उन्होंने मांग की थी। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही कथन यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को रखना पड़ता था, जिसे रेजिमेंट कहा गया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला शासक अवध का नवाब था, तो ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। तो सहायक संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका लाया गया था बेलेजली के द्वारा, ठीक, और इसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला अगर कोई राज्य था तो वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूची 1 को 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला यहाँ पे कि कंपनी भारत के एक व्यापार पे एकाधिकार समाप्त। देखिए कंपनी का जो भारत पे व्यापार का जो एकाधिकार है ना, उसको समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि कलकत्ता में पुलिस सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति, तो ये आपका किया गया था 1791 में। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो कि आपका 1774 में किया गया था। देखिए यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट आता है ना, उसके द्वारा कहा गया था कि हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे, और बाद में जाके 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपका होता है कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि कंपनी का चीन के व्यापार के साथ एकाधिकार को समाप्त, ये आपका किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक का आपका 4 हो जाएगा, एक का यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए अगर आपको एक भी अगर आपको पता होता ना, तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पे आपका बन जाता, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता है। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का जो इस्पाती चौखटा है ना, उसे हम लोग सिविल सर्विस को कहते हैं। बात अगर हम लोग सिविल सर्विस की करते हैं, तो भारत में सबसे पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम कब स्टार्टिंग होता है, तो ये आपका होता है 1922 में, ठीक है। और सिविल सर्विस से ध्यान रखिएगा कि इसका पहले आयु हुआ करता था 19 साल, उसके बाद इसको 21 साल किसके द्वारा बढ़ाया गया था, तो ये आपका रिपन के द्वारा बढ़ाया गया था। यूपीएससी आयोग अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना किया गया था आपका 1926 में किया गया था ली आयोग की सिफारिश पे। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और इसको रेगुलेट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। तो आप लोग सिविल सर्विस से रिलेटेड इतने फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में पूछा गया है, यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि कांग्रेस के आरंभिक 20 साल में नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, उसके लगभग 20 साल तक यहाँ पे नरम दल का ही वर्चस्व यहाँ पे रहता है। बाद में 1907 का जब यहाँ पे सूरत अधिवेशन होता है, तो यहाँ पे कांग्रेस में फूट हो जाती है, और गर्म और नरम दल जो है एक प्रकार से अलग हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर पुकारते थे, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
तीसरा है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र घोष आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति को उन्होंने समर्थन किया था। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही नीति के कारण कांग्रेस में फूट पड़ती है और यहाँ पे गर्म दल और नरम दल यहाँ पे अलग हो जाते हैं। गर्म दल से ध्यान रखिएगा लाल बालपाल और अरविंद घोष हो जाएंगे और यहाँ पे इसका नेतृत्व किया जा रहा था तिलक के द्वारा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बाद में जाके 1916 का जब लखनऊ समझौता होता है ना, तो यहाँ पे जाके गर्म दल और नरम दल कांग्रेस में पुनः यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाद में जाके कांग्रेस का दूसरी बार फूट कब होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका ये रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन पूछा है, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है जो पूछा गया है। पहला कथन है कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बाद में यहीं पे जाके 16 अक्टूबर 1905 को जाके बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से अलग कर दिया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि बंगाल विभाजन के दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये देखिए बिल्कुल सही है कि जब जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन किया गया था तो यहाँ पे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसके कहने पे यहाँ पे राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे गए हैं। BPSC हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कि गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था। ये देखिए ये आपका सही नहीं हो जाएगा कि गर्म और नरम दल के द्वारा अलग अलग आंदोलन चलाया गया था। अगला है कि आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके भी अपनाए गए थे। ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे ही जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है ना लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से यहाँ पे स्वदेशी या फिर इसी को हम लोग बंगभंग या फिर बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे ये स्टार्टिंग होता है और बाद में जाके 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया जाता है। एक आपका पूर्वी बंगाल था जो कि आपका मुस्लिम बहुल इलाका था, इसकी राजधानी आपका ढाका हो जाएगा, और एक पश्चिमी बंगाल था जिसमें आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सभी के सभी सम्मिलित था, इसकी राजधानी आपका कोलकाता हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के लक्ष्य की घोषित किया गया है। देखिए 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पे कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया था कि हमको स्वराज चाहिए। तो स्वराज की मांग सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वैसे दादा भाई नौरोजी से ध्यान रखिएगा, उन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे। एक तो आपका 1886 हो जाएगा, दूसरा 1893 और तीसरा आपका 1906 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनका ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जब केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए तो विधान परिषद और राज्यसभा थे। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों आपका सही हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1919 का जो अधिनियम था ना, यहाँ पे केंद्र में जो द्विसदनीय जो विधानमंडल था उसको यहाँ पे अपनाया गया था, और वहीं पे 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में जो द्वैध शासन थे ना उसको यहाँ पे लगाया गया था, और बाद में प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर उसको स्वायत्ता दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि 1920 का एक सामान्य अधिवेशन हुआ था जो कि आपका नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया गया था वी राघवाचारी के द्वारा। यहाँ पे असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी किया गया था दोस्तों, जो कि आपका कलकत्ता में किया गया था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग असहयोग आंदोलन की करते हैं तो ये आपका शुरू होता है आपका 1920 से स्टार्टिंग होता है, जो कि आपका 1922 तक चलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर खिलाफत की बात करते हैं तो ये आपका 1919 में स्टार्टिंग होता है अली बंधुओं के द्वारा, और ये आंदोलन किया गया था मुसलमानों के द्वारा, जहाँ पे गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था। गांधी जी मानते थे अगर हमने मुसलमानों का सपोर्ट किया तो बाद में देश की आज़ादी में यही मुसलमान हमारा भी सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने एक सुनहरा अवसर माना अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पर स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका बंगाल विभाजन के टाइम में शुरू होता है 7 अगस्त 1905 को, और भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू होता है 1942 को। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए सत्य कथन पूछा गया है क्रांतिकारी संगठन के बारे में। पहला कथन है कि सचिंद्र सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम लोग HRA भी कहते हैं, तो HRA की स्थापना इन्होंने करा था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया गया था, HSRA की स्थापना, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, HRA की स्थापना किया गया था 1924 में किया गया था, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, और इसमें बाकी और भी मेंबर थे। और इनका उद्देश्य था, देखिए क्रांतिकारी का मेन यही फोकस था कि वो लोग देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, लेकिन बंदूक के सहारे, वो लोग हिंसा के सहारे दिलाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भी हिंसा ही करते थे भारतीयों के साथ। तो इनका भी यही मोटिव था कि हम लोग भी हिंसा के माध्यम से ही हम लोग देश को आज़ाद दिलाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने HRA की स्थापना की थी, बट इनके पास संसाधन नहीं था, इसके कारण इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद जितने भी HRA के मेंबर थे ना, सभी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें से ध्यान रखिएगा 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। पहला तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, दूसरा रोशन सिंह, तीसरा अशफाक उल्ला, और चौथा ध्यान रखिएगा राजेंद्र नाथ लोरी। तो ये सभी को यहाँ पे फांसी दिया गया था, और ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो ये चारों का तो कम से कम आपको रटा होना चाहिए। इसके बाद HRA जो था ना, वो पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है। भगत सिंह यहाँ पे जब जुड़ते हैं तो उन्होंने HRA की जगह पे HSRA मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना किया था 1908 में, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को यहाँ पे बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये तो आपका बिल्कुल। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये भी आपको देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है ना, जहाँ पे आपका रावी नदी के तट पे इसका आयोजन किया गया था, और यहीं पे सबसे पहली बार झंडा को भी फहराया गया था। तो आप लोग साथ ही साथ इससे भी ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और पहली बार स्वराज शब्द का जो मांग है ना, वो आपका 1906 की कलकत्ता में किया गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज जो लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस का, वो आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन था। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था। देखिए 1930 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो था साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जांच के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1919 का जो अधिनियम आता है ना, इस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को बुलाया जाता है। बाद में इसी साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 1930 का आपका गोलमेज सम्मेलन को बुलाया जाता है। वैसे गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, पहला आपका 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा ध्यान रखिएगा 1932 में। तो ये सारे डेट भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि राम बिहारी बोस जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं का एक रेजिमेंट बनाई गई थी, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो है ना, वो आपका सही हो जाएगा। बात अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की करते हैं, तो इनकी जन्मदिन के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अभी वर्तमान में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था कटक में। तो साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई। देखिए यहाँ पे अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का यूज किया गया है। यहाँ पे आपका ब्राह्मणी, खरोष्टी और मायके तीनों लिपि का किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रीक लिपि का भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ब्राह्मणी लिपि ध्यान रखिएगा कि जो अशोक के जितने भी अभिलेख है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में हमें ब्राह्मणी लिपि का ही देखने को मिलता है। और इसका सबसे पहला बार पढ़ा किसके द्वारा गया था, तो ये आपका पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसपे के द्वारा 1837 में, और इसीलिए इनको जो है यहाँ पे ब्राह्मणी लिपि के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 का 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे कुछ लेखक है, इनकी ये बुक है। पहला मेगास्थनीज का तो इंडिका हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। टॉलमी का यहाँ पे आपका जियोग्राफी हो जाएगा, वहीं पे फिलिप का आपका नेचुरल हिस्टोरी का हो जाएगा, और हिंसोंग का आपका हो जाएगा सीयू की। तो ये बुक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो कृषि का जो उत्पादन है ना, ये आपका नवपाषाण काल में शुरू होता है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला तो आपका पूरब पाषाण हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य पाषाण, और तीसरा आपका हो जाएगा नवपाषाण। पूरब पाषाण क्या था, यहाँ पे आदि मानव रहते थे। यहाँ के जो मानव थे ना, वो सिर्फ शिकार करते थे, और जो शिकार करते थे उनको वो बस आखेटक करते थे, और वहाँ पे वो संग्रह करके खाना पीना जो भी था वहीं पे था। पूर्व पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्व पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण, और एक उत्तर पूर्व पाषाण। ये जो आपका उत्तर पूर्व पाषाण था ना, यहीं पे लोगों ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। ध्यान रखिएगा, जो पूर्व पाषाण के अंतिम में जो उत्तर पूर्व पाषाण था ना, यहीं पे सबसे पहले लोगों ने आग जलाना शुरू किया था। उसके बाद मध्य पाषाण में जब लोग आते हैं, तो यहाँ पे लोगों ने जो जानवर थे ना, उसको उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, और सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया था कुत्ता को। उसके बाद जैसे ही वो नवपाषाण काल में आते हैं, तो यहाँ पे वो लोग अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि आ जाता है। और जैसे ही आप कृषि करते हो, तो कृषि के लिए आपको एक जगह पे कम से कम 5 से 6 मंथ तो रहना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे, अस्थायी जीवन की ओर यहाँ पे लोग अग्रसर हो गए। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पहिया का जो आविष्कार है ना, ये भी आपका नवपाषाण काल में ही हुआ है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कालीबंगा में हमें हड़प्पा से पहले और हड़प्पा कालीन की जो दोनों अवस्थाएं हैं ना, वो सभी के सभी हमें कालीबंगा में देखने को मिलती है। दूसरा है कि हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। देखिए, अगर स्नानागार की बात करते हैं ना, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार जो था ना, ये आपका मोहनजोदड़ो में था, और मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिंधु नदी के तट पे। कहा जाता है कि जो भी विशेष जो कार्यस्थल होते थे, जो भी धार्मिक वगैरह जो भी परिस्थितियाँ होती थी ना, उस परिस्थिति में लोग यहाँ पे आके स्नान किया करते थे। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन हड़प्पा से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ से आपको विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत ही थी विशाल अन्नागार। तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा आपका हो जाएगा, ये आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा। तो ठीक है, बात अगर हम लोग हड़प्पा की करते हैं, तो हड़प्पा का सबसे पहले खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। उसके बाद जस्ट 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। वैसे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, फिर सेकेंड में आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, और दूसरा आपका धौलावीरा हो जाएगा, जो कि आपका गुजरात में अवस्थित है, और ये आपका यूनेस्को के 40वें साइट के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। हड़प्पा से अगर आपका बंदरगाह पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका लोथल हो जाएगा, जो कि आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सूची 1 से को 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे रंगपुर है, रंगपुर आपका गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा की बात करते हैं, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, और कालीबंगा से ही दोस्तों आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से ही आपको यज्ञ वेदिकाएँ भी मिली है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी आपका हरियाणा हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कोई है, तो वो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो ये आपका सिंध में देखने मिलता है। तो यहाँ पे आपका रंगपुर का 4 हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, 4 और 4 यहाँ पे भी दिया गया, तो ये आपका हो सकता है। कालीबंगा का 2 है ना, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। देखिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को लगा के भी यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि एक राट उपाधि महापद नंद ने धारण किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना महापद नमन के द्वारा ही किया गया था। तीसरा है कि शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया था, ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का हमें उल्लेख देखने को मिलता है।
देखिए, अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपका मस्की हो जाएगा, दूसरा गुर्जरा और तीसरा नेटूर हो जाएगा। यहाँ पे अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे पहला शिलालेख आप इसे कह लीजिए या फिर लघु शिलालेख कह लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। वैसे भाबरू जो अभिलेख है ना, यहाँ पे अशोक का नाम सम्राट अशोक के नाम से यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। मगध का सम्राट अशोक के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पे मध्य एशियाई आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। देखिए, भारत में जो प्राचीन काल में जो भी भारत पे आक्रमण किया गया था उसका ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिकंदर आया था, उसके बाद आपका इंडो यूनानी आता है, उसके बाद शक आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे शकों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि शकों के द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला था। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने ही जारी किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका अभिलेख का नाम ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि आपका गुजरात में अवस्थित है। और इसी अभिलेख में आपका सुदर्शन झील के बारे में उल्लेख किया गया है। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 और 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। देखिए, 1911 में जो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था ये आपका हो जाएगा गुजराती शैली का, ये उदाहरण हो जाएगा। बात अगर हम लोग करते हैं 1911 की, तो आपको पता होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है ना, तो उसके बाद में जाके 1911 में जब जॉर्ज पंचम आते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो यहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है। उसके बाद दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, वो भी तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार लगता है, इन्हीं के आगमन के संदर्भ में लगता है। तो वहाँ पर बंगाल विभाजन को जो है ना वो समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यहाँ पर दिल्ली। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इन्हीं के आगमन के संदर्भ में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था गुजराती शैली में। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि अवस्थाओं या फिर व्यवस्थाओं से संबंधित है। सूर्यास्त का नियम पूछा गया है। तो याद रखिएगा इस्तेमारी बंदोबस्त, इसी को हम लोग अस्थाई या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसको शुरू किया गया था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसी में ये प्रोसेस था सूर्यास्त के सिद्धांत। इसमें क्या होता था ना कि ये जो सूर्यास्त का सिद्धांत था इसके तहत क्या था कि जो भी जमींदार अगर अपना लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो जमींदारी थी ना उसको नीलाम कर दिया जाता था सूर्य के ढलने के बाद। तो इसीलिए इसको सूर्यास्त सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। बात अगर हम लोग महालवारी की करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गांव के मुखिया थे ना उसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग कब किया गया था, तो 1822 में हॉट मैकेजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बात रैयतवारी की करते हैं तो ये व्यवस्था शुरू किया गया था आपको डायरेक्टली किसानों के साथ। यहाँ पे बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं था, ना तो जमींदार थे और ना ही महाल थे, डायरेक्टली किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी थे। इसको शुरू किया गया था 1820 में टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है, ये कालानुक्रम पूछा गया है। तो पहला तो अहमदाबाद आंदोलन जो कि आपका 1918 में किया जाता है। चंपारण आंदोलन जो कि इनका पहला सत्याग्रह था भारत में 1917 में। रॉलेट एक्ट जो कि आपका होता है 1919 में। और खेर आंदोलन जो कि आपका होता है 1918 में। तो सबसे पहले इनका चंपारण होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद के बाद आपका खेरा हो जाएगा, फिर रॉलेट हो जाएगा। तो आपका दो कहाँ पे आपका हो जाएगा, 2 के बाद आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 3 हो जाएगा। तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। पहला कथन है कि फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो यहाँ पे एक घटना होती है जो कि आपका 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड होता है। इसके बाद जो है ना वो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुआ था, इसके कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। तो यहाँ पे तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दूसरा है कि असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जैसे ही 12 फरवरी को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, उसके बाद इनको मार्च 1922 में इनको गिरफ्तार करके 6 साल का इनको सजा सुनाया गया था। तो यहाँ पे ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, ये यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। डी है कि जीटी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका गलत पूछा गया है ना, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा गया है, तो दिसंबर 1929 में संपन्न होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मतलब घोषणा की गई थी। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, और घोषणा ऐसा वैसा नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पे लक्ष्य ही रखा गया था कांग्रेस का कि अब हमको चाहिए तो बस पूर्ण स्वराज ही चाहिए। और यहीं पे सबसे पहले झंडा जो है फहराया गया था, और यहीं पे सबसे पहली बार ये डिसाइड किया गया था कि अगला 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और वो मनाया भी गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है ना, तो आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय के सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। देखिए, ये जो राज्य विलय का सिद्धांत था ना, इसको लागू किया था डलहौजी के द्वारा, जिसे हम लोग राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इसके तहत सबसे पहला राज्य हड़पा गया था 17 को, इसको इसमें शामिल किया गया था। और इसी के तहत जो है ना, वो 1856 में अवध को भी कुशासन का आरोप लगा के इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्राधिकार था उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाकर भारत का शासक ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था, ये देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि 1858 के कानून के तहत भारत के मामले पे अंतिम निर्णय वायसराय को दिया गया था, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1858 का जो अधिनियम आता है, यहाँ पे जितने भी पावर होते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। इनका व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार सारा खत्म करके ये जो भारत का जो भी प्रशासन का जो भी पावर होता है ना, वो सारा का सारा चला जाता है ब्रिटेन की महारानी के पास, और उन्हीं का अंतिम निर्णय यहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो सही पूछा है तो केवल यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के सर्वप्रथम परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो ये आपका कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1906 में, और ये दायर किया जाता है नौरोजी जी के द्वारा। इन्हीं में सबसे पहले इन्होंने स्वराज की मांग की थी। सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, यहाँ पे किया था। लेकिन सबसे पहली बार अगर स्वराज शब्द का प्रयोग पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदी भाषा का भी यहाँ पे इन्होंने यूज किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे गांधी जी के संदर्भ में यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। यहाँ पे पहला कथन है कि गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और अभी हाल ही में प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन किया गया है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह खेरा में शुरू किया था, ये आपका बिल्कुल सही। जैसे ये वापस लौटते हैं ना, सबसे पहले तो 1915 में लौटते हैं, तो 15 से लेके 16 तक ये सिर्फ भ्रमण करते हैं भारत में। उसके बाद लखनऊ जब समझौता होता है 1916 में, यहीं पे इनकी मुलाकात होती है रामकुमार शुक्ला से होता है, जहाँ पे उन्होंने चंपारण के जो मुद्दे हैं ना उनसे उन्होंने अवगत करवाया था। बाद में ये 1917 में जाते हैं, चंपारण आंदोलन को करते हैं, और ये उनका किया गया पहला सफल आंदोलन था। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर यहाँ पे सही पूछा गया है ना, तो 1 और 2 सिर्फ हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। इनको ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका बुक था एक गीतांजलि के लिए, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लखनऊ समझौता कब होता है? तो ये आपका 1916 में होता है। चंपारण विद्रोह आपका 1917 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। और खेरा सत्याग्रह आपका होता है 1918 में होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? लखनऊ समझौता होगा। तो एक तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक के बाद आपका 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, 1920 में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था वो क्यों लिया गया था? चौरा चौरा का कांड होता है यहाँ पे आपका 1922 में, फरवरी 1922 में चौरा चौरी नामक एक हिंसक घटना होती है। इसके बाद जाके उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1900 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो पहला कथन देखिए, यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, देखिए मोतीलाल नेहरू नहीं किए थे बल्कि ये जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। दूसरा है कि इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। देखिए, दांडी मार्च की जो शुरुआत है ना वो वर्धा आश्रम से नहीं किया गया था, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पे पहुंचकर नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया था। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दांडी मार्च शुरू होता है आपका 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है, ये आपका शुरू होता है साबरमती से, जो कि आपका चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। और यहाँ पे कहाँ पे जाते हैं? 6 अप्रैल 1930 तक चलते हैं दांडी तक। और यहाँ पे किया गया था टोटल 24 दिन का यहाँ पे पैदल यात्रा किया गया था 78 लोगों के साथ मिलके। और बाद में जाके ये 6 अप्रैल जब 1930 को जब ये दांडी पहुँचते हैं तो यहाँ पर उन्होंने नमक को तोड़ा, और नमक को तोड़ के उन्होंने यहाँ पे एक आंदोलन शुरू किया था जिसे हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर पूछा है ना, तो केवल आपका 2 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था साइमन रिपोर्ट की विचार के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया था और एक राष्ट्रीय योजना समिति भी बनाई थी। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1935 का ये जो प्रांतीय चुनाव हुआ था ना, वहाँ पे कांग्रेस ने टोटल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? देखिए, 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, वो आपका था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में इसको पारित किया गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नारा दिया गया था करो और मरो, गांधी जी के द्वारा यहाँ पे नारा दिया गया था करो और मरो का, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा हुआ था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी स्थल मिले थे ना, वो अधिकतर जो स्थल था ना, वो दो भागों में ही बटा हुआ था। ठीक है, एक उत्तरी टीला था, एक आपका निचली टीला था, लेकिन एक ऐसा स्थल था जो तीन भागों में बटा हुआ था, वो आपका हो जाएगा धौलावीरा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? यहाँ पे देखिए लोथल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पहले तो यही आपका गलत हो जाएगा। ये माही नहीं बल्कि ये आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा है कि यह एक बंदरगाह भी था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी हमें देखने को मिला है। ये भी यहाँ पे देखने को हमें मिला है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनके से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चनहोदरों में भी हमें मनके बनाने की कारखाना मिली है। और लोथल से ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। ठीक है, जिससे हमें यज्ञ होने का प्रमाण देखने को मिलता है। वैसे लोथल और जो आपका कालीबंगा है ना, दोनों से आपका जो है अग्नि का प्रमाण देखने को मिला है। और लोथल से ही आपको फारस की मोहरें मिली है, बहुत ज़्यादा मोहरें मिली है, जिससे पता चलता है कि ये जो भारत के आसपास ये लोग बसे हुए थे ना, तो इनका जो व्यापार था ना, वो पश्चिमी देशों के साथ था। तो इनका जो प्रमाण है ये आपका यहीं पे देखने को मिला है, लोथल से ही। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश देने की जो महत्वपूर्ण घटना है, उसकी स्मृति कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है? तो बुद्ध भगवान ने सबसे पहली बार जो उन्होंने उपदेश दिया था, उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में ही यहाँ पे इनका स्तूप बनाया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अमरावती की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। सांची और भरूच जो है ना, ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 में दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा उन्होंने जमाया था? देखिए, 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है, पहला पानीपत का युद्ध होता है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इसके बाद बाबर के द्वारा जो है वो दिल्ली और आगरा पे यहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टोटल पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो पानीपत का तीनों युद्ध किन के बीच में हुआ है, कब हुआ, डेट के साथ बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका ही रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि, गुरुमुखी लिपि उन्होंने बना दिया। ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि गुरु रामदास ने 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं गुरु नानक नाम लिखी। ये देखिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले गुरु रामदास से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अमृतसर जो शहर है, यहाँ पे जो जलाशय वगैरह बनाया गया है, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया। बाद में इसी जलाशय के बीच में एक आपका जो स्वर्ण मंदिर है, वो बनाया गया था इनके बेटे के द्वारा। तो वो किन के द्वारा बनाया गया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर बात करते हैं हम लोग इनकी रचनाएं नानक की, तो यहाँ पे आपका अंगद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही पूछा गया है, तो केवल आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्वर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है? देखिए, इल्वर्ट विधेयक का जो भी विवाद है ना, ये आपका हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ये आता कब है? 1882 में आता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे लॉर्ड रिपन को ही हम लोग स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा, दोनों के द्वारा 1923 में एक संगठन आया जाता है स्वराज पार्टी का। तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने कर दिया था? देखिए, 1909 में जो कर्जन विली थी ना, इसकी हत्या किया गया था मदनलाल ढींगरा के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका कैनिंग के टाइम में। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इन्हीं के टाइम में जो है आपका 1857 का विद्रोह होता है और बाद में 1858 का जो अधिनियम है ना, वो भी इन्हीं के टाइम में पारित किया जाता है। उसके बाद ये भारत के पहले वायसराय बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका काम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में किया गया है? तो वैसे तो ये सब पहले ही किया गया था, सबसे लास्ट में किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो है वो शुरुआत किया गया था सबसे लास्ट में, और इसका नाम चेंज करके 2021 में इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र। और इसमें वर्तमान में 25 लाख रुपए एज अ पुरस्कार के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा पंथ नामक सेना की उन्होंने स्थापना की थी? तो ये आपका स्थापना किया गया था
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वहाँ पे उपराष्ट्रपति बने थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कृषि मंत्री थे। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। देखिए यहाँ पे मुगलों के द्वारा बंगाल में कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पे फैक्ट्री बनाने की अनुमति और व्यापार करने की अनुमति दिया गया था। तो ये आपका कासिम बाजार हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति करने के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंग्ल जो मैसूर युद्ध थे ना वो टोटल हुए कितने थे। वैसे तो टोटल 4 हुए थे, चारों का चारों नाम आप लोग बताइएगा और ये कौन कौन सी संधि के द्वारा ये समाप्त हुए थे। वैसे हम बता दें आपको दोस्तों कि जो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ना 1799 में, यहाँ पे टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया है। देखिए रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी था ना वो लाहौर था, लेकिन अगर धार्मिक राजधानी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका अमृतसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था। तो गोवा पे अधिकार सबसे पहले किया गया था अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में। तो इसे ध्यान रखिएगा। और गोवा को राजधानी कब बनाया गया था तो 1530 में बनाया गया था। ये आपका बनाया गया था नीलोडी कुन्हा के द्वारा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी माना जाता है। तो ये माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। वैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये आपका अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दिया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपहरण मतलब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसी में बताया गया था कि किस तरीके से भारत का जो आर्थिक है ना वो शोषण कर रहे हैं ब्रिटेन। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन किया जाता है जहाँ पे सबसे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स विलिंकस। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित किया गया था भारत भाग्य विधाता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएंगे दीनबंधु। दीनबंधु के द्वारा ही यहाँ पे जो नील दर्पण लिखा गया था वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इसको नाटक के माध्यम से उसको दर्शाया गया था। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की है। तो ये वकालत किया गया है सैयद अहमद खां के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सैयद अहमद खां जो थे ना वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्षधर थे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। तो ये किया गया था आपका सिपाही विद्रोह। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे के किस उद्देश्य से शुरुआत की थी। देखिए रेलवे का जो शुरुआत है ना वो किया गया था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए रेलवे का विकास यहाँ पे किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। देखिए लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे तो इनमें से कौन सा घटना उनके टाइम पीरियड में नहीं हुआ था जो पूछा गया है। तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार भी लगता है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया जाता है। ये इनके टाइम में नहीं हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पत्ती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1919 का जो पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम था ना, यहीं पे सबसे पहले बार सांप्रदायिक निर्वाचन पत्ती की शुरुआत भारत में किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बौद्ध विहार केंद्र, यहाँ पे बौद्ध विहार केंद्र पूछा गया है। तो नालंदा तो है ही है, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी, ये सभी के सभी जो है ना वो बौद्ध विहार केंद्र हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ना मतलब इसको हटा दीजिएगा, 1 2 3 4 सभी के सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे PYQ हैं जो कि आपका बिहार BPSC या फिर आपका UP PCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग एक क्वेश्चन भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था? तो ये राजगोपालाचारी के द्वारा इनका बचाव नहीं किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1919 को नई दिल्ली स्थित जो सेंट्रल असेंबली के द्वारा 2 बम किसने फेंका था? तो एक तो आपका भगत सिंह हो जाएंगे, दूसरा आपका बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। ये क्यों याद किया जाता है? तो ये भारतीय सेना के अधिकारी हुआ करते थे, इसीलिए इनको याद किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे प्रांतों में जो संविधान सभा के सदस्य पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है ना, उसको सीमांकन करने के लिए इनको यहाँ पे गठित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कालानुक्रम पूछा गया है। तो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कब होता है? तो ये आपका 1946 में होता है। भारत छोड़ो आपका 1942 में हो जाएगा। वहीं पे अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो वो आपका 1931 में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। 3, 2, 1। तो आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा था कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगा तो ये जो कांग्रेस नामक संस्था है ना, इसको समाप्त कर दिया जाए। बट ऐसा किया नहीं गया है। तो ये सुझाव दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नेहरू जी के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि वे 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है दोस्तों, और आज़ादी के टाइम में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, वो आपके JP कृपलानी हो जाएंगे। तो पहला तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा की अध्यक्षता 2 व्यक्ति किए थे। एक तो आपका सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि वो अस्थायी सदस्य के रूप में बनते हैं। उसके बाद अस्थायी सदस्य आपका राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाया गया था, ये आपका माउंटबेटन के बनाया गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसने मई में अपने प्रस्ताव रखे। यह अभी भी तक एक एकीकृत भारत चाहता था। ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय संघ होना था। उपयुक्त उदाहरण किसके संदर्भ में यहाँ पे संबंधित है? तो ये साइमन कमीशन तो होगा नहीं, गांधी इरविन समझौता भी नहीं, और कैबिनेट भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था? तो गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? तो ये आपका आया था बंगाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना को पूर्णतः पक्ष में था? तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे ना, वो कैबिनेट मिशन के एकदम पक्षधर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे। तो जो भारत का संविधान का जो मसौदा तैयार किए थे ना, उस किए थे, तो ये जो भारत के किए थे, तो ये भारत का जो संविधान है ना, इसके जो मसौदा तैयार करने वाले जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, वो विभिन्न प्रांतों से आए थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा कि इनका जो चुनाव किया गया था, वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से बचाने के आखिरी अवसर निम्नलिखित में से किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया था? तो ये आपका खो गया था कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आता कब है? 1946 में आता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखिए सही कथन पूछा गया है। पहला कथन यहाँ पे है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ये कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान के सदस्य थे। नहीं हो जाएंगे। तीसरा यहाँ पे पूछा है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पहला सत्र जो है आपका दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था। चौथा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को पहली बार अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो सिर्फ आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पे विचार करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेबेल यहाँ पे वायसराय के रूप में कार्यरत थे। दूसरा है कि भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय नाविकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है ना, तो केवल आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भारतीय सेना के अधिकारी हुआ करते थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दूसरा बार क्वेश्चन पूछा गया है, हो जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे ये आपका हो जाएंगे नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। तो ये कहाँ पे थी? तो ये आपका हो जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया था जिसमें युद्ध सदस्य सहित सभी विभाग भारतीय सेना के पास होने थे? तो ये सुझाव दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है कि पहला कथन है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। तो ये तो आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि बेबेल ने सोचा था कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन टल जाएगा। तो ये दोनों कथन जो है ना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।